हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वायुदूत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वायुदूत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। देखिए, आज पढ़ेंगे वायुदूत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति या इसी को कहते हैं लंब समद्विभाजक स्थिति में वायुदूत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना। आज हम लोग पढ़ेंगे वायुदूत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वायुदूत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, जो हमारे आगे काम आएगा उसको देखिए, थोड़ा सा दिखा देते हैं। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ फैक्ट पढ़ लीजिए। देखिए, जैसे हम बताए थे आप लोग कल कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं, यदि दो वेक्टर किसी एक ही बिंदु पर हैं और एक दूसरे कैसे हैं, विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो परिणामी कैसे निकालते हैं, घटाकर। लेकिन अगर दो वेक्टर एक ही किसी बिंदु पर और एक ही दिशा में हो तो परिणामी कैसे निकालते हैं, जोड़कर। कैसे, जोड़कर। जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हों तो परिणामी घटाकर निकाला जाता है। लेकिन यदि दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तो परिणामी कैसे निकालते हैं, जोड़कर। लेकिन अब देखिए, यदि कोई वेक्टर क्षैतिज से थीटा कोण पर हो, यदि कोई वेक्टर क्षैतिज से थीटा कोण पर हो, थीटा कोण का मतलब यदि कोई वस्तु केवल और केवल ऊपर फेंक रहे हैं तो यह ऊर्ध्वाधर दिशा में यह कौन सी दूरी तय करती है, ऊर्ध्वाधर दूरी। जब कोई वस्तु को हम लंबवत ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वह केवल एक ही दूरी तय करती है। और कौन सी दूरी तय करती है, ऊर्ध्वाधर दूरी। अब लेकिन जब किसी वस्तु को हम किसी क्षैतिज पर लुढ़काते हैं तो वह केवल और केवल क्षैतिज दूरी तय करती है। लेकिन जब हम किसी वेक्टर को या किसी वस्तु को न तो ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं और न ही क्षैतिज फेंक रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंक रहे हैं, तो देखिए यह दो दूरियां तय करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग कक्षा 11 प्रक्षेप्य गति पढ़े होंगे, जब कोई गेंद को क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है, तो यह दो दूरियां तय करता है। देखिए, पहले मान लीजिए बिंदु यहाँ था, तो यह क्षैतिज दूरी मान लीजिए, ऊर्ध्वाधर दूरी। तो जो बिंदु यहाँ था और कुछ समय बाद यहाँ बिंदु पहुँच गया, वस्तु यहाँ पहुँच गया, और जैसे यहाँ पहुँचा तो यह देखिए क्षैतिज में इतनी आगे बढ़ा है। इसका मतलब क्षैतिज दूरी कुछ न कुछ तय किया है और कुछ न कुछ ऊपर भी गया है, तो कुछ ऊंचाई भी तय कर दिया है। मेरे कहने का मतलब केवल यह है कि जब किसी पिंड को हम क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंकते हैं, न क्षैतिज फेंकते हैं और न ही ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं, बल्कि उसे क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंकते हैं, तो वह दो दूरियां तय करता है। एक तो क्षैतिज दूरी तय करता है और एक ऊर्ध्वाधर दूरी तय करता है। तो हम वेक्टर विभाजन करते हैं इसीलिए कि इसका प्रभाव ऊर्ध्वाधर में कितना है और क्षैतिज में कितना है, उसी को प्राप्त करने के लिए। देखिए, तो मान लीजिए कोई वेक्टर है जो क्षैतिज से कितना कोण पर है, थीटा कोण पर। इसका मतलब यह वेक्टर दो दूरियां तय कर रहा है, एक क्षैतिज दूरी और कुछ न कुछ ऊपर गया है, तो ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय कर रहा है। और यह एक सदिश राशि है, वेक्टर है,
तो इसका हमें दिशा चाहिए, तो एक क्षैतिज दिशा निकालेंगे और एक ऊर्ध्व दिशा निकालेंगे। इसके लिए कक्षा 11 में एक नियम आप लोग पढ़े होंगे, वेक्टर वियोजन। नहीं पढ़े होंगे देख लीजिए थोड़ा सा। वेक्टर वियोजन करते समय देखिए, वेक्टर का टेल होता है और इसे कहते हैं हेड या बाराग्र कहते हैं। इसका नाम हेड होता है और इसका नाम होता है टेल। इसका नाम होता है टेल और इसका नाम होता है हेड। तो इस वेक्टर का वियोजन करते समय इसके टेल से दो परस्पर लंबवत अक्षें खींच लेते हैं। दो परस्पर जिस वेक्टर का वियोजन करना होता है उसी के टेल से दो परस्पर लंबवत अक्षें खींच लिया जाता है और इसके हेड से इस पर इन अक्षों पर लंब डाल जाता है। इस वेक्टर के हेड से इन अक्षों पर क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। अब देखिए हमें निकालना है इसका मान और इसका मान, मतलब इस वेक्टर का क्षैतिज घटक क्या होगा और इसका ऊर्ध्व घटक क्या होगा। घटक का मतलब है क्षैतिज में प्रभाव कितना है और ऊर्ध्व में प्रभाव कितना है। और इसके मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है। तो अब बताइए हमें इसका मान निकालना है और थीटा के सामने की भुजा का होती है लंब। यहाँ लंब डाले तो कोण कितना बनेगा 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने भुजा लंब होती है। हमें मान निकालना है आधार का। आधार का मान निकालना है, कर्ण का मान पता है और एक कोण पता है। तो आधार का मान निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, कास थीटा। कास थीटा बराबर होगा आधार बटे के कर्ण। कास इसलिए लिए हैं क्योंकि कास का मान होता है आधार बटा के कर्ण। आधार हमें चाहिए, कर्ण का मान पता है और थीटा का भी मान पता है। तो कास थीटा इज इक्वल टू, आधार का मान निकालना है और कर्ण का मान ए है। तो देखिए बटा में एक करके तिर्यक गुणा कर लीजिए। आधार गुणा करेंगे तो आएगा आधार बराबर इसका गुणा इसमें होता क्या होगा, ए कास थीटा। अर्थात वेक्टर ए की जो प्रभाव है इस दिशा में वह कितना है, ए कास थीटा। अब इसी तरह इसका ऊर्ध्व घटक भी निकालने हम लोग। तो देखिए यह जो लंबाई होगी इस लंबाई का होगी बराबर होगी, तो इसका जो मान होगा वही इसका मान होगा। तो इसका मान निकाल लें तो यह क्या है, लंब। थीटा के सामने की भुजा लंब है और कोण का मान पता है। तो देखिए लंब कोण किसका होता है, साइन थीटा का। लंब कोण किसका होता है, साइन थीटा का। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे के कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब का मान हमें निकालना है और कर्ण का मान ए है। अब बटा में एक मान का क्या कर दें, गुणा तिर्यक। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो लंब का गुणा जब एक में करेंगे तो क्या आएगा, लंब। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा ए साइन थीटा। तो देखिए जो इसका मान आया है ए साइन थीटा अर्थात तो वही इसका मान होगा। तो इसका मान कितना आ गया, ए साइन थीटा। तो जब इस वेक्टर का हम लोग वियोजन किए हैं तो क्षैतिज घटक मिला है ए कास थीटा और ऊर्ध्व घटक का मिला है ए साइन थीटा। तो इसको सिद्ध करते समय हमें इसकी आवश्यकता होगी। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए और अपने रफ पर उतार लीजिए इसको। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव। और फिर इसके कारण इसकी निरक्षीय स्थिति में या लंब समद्विभाजक स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे।
कल हम लोग पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसके लंब समद्विभाजक स्थिति में, या उसी को कहते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी वायु या निर्वात में रखा है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी वायु या निर्वात में रखा है। इसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो इसके मध्य बिंदु से r दूरी पे है, जो इसके मध्य बिंदु से कितना दूरी पे है, r दूरी पर, जो इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी वायु या निर्वात में स्थित है। इसके निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और उसकी जो दूरी है मध्य बिंदु से कितनी दूर पर है, r दूरी पर। तो हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालनी है, एक बार निकालेंगे धन आवेश के कारण और एक बार निकालेंगे ऋण आवेश के कारण। तो धन आवेश या ऋण आवेश के कारण जब बिंदु P पर हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो इसके कारण इस पर निकाले या तो इसके कारण इस पर निकाले। सबसे पहले हमें दूरी प्राप्त पता होनी चाहिए। यहाँ से इसकी का हमें चाहिए, दूरी चाहिए। तो आप लोग जानते हैं यह पूरी जो दूरी होती है वह होती है 2l। तो जब यह मध्य बिंदु लिए हैं तो यह हो जाएगा l, और यह भी क्या हो जाएगा, l। हमें इस दूरी चाहिए। तो अब बताइए, यह ऊर्ध्वाधर जब ऊपर खड़ा है तो यह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब इसको मान ली थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब और ये आधार, कोण का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग पढ़े होंगे, तो कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखिए, कर्ण का मान हमें निकालना है। तो कर्ण का जब मान लीजिए, लंब का मान कितना है, r स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, l स्क्वायर हो गया। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, करड़ी में, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। देखिए इसका मान, इस दूरी का मान कितना आ गया, रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। उसी प्रकार इसकी भी दूरी निकालेंगे बिंदु P से। जब इसकी भी दूरी बिंदु P से निकालेंगे, देखिए यह भी l और यह r है, तो यह भी वही आएगा, रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आप लोग समझ जाएंगे दूरी कितना है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी वायु या निर्वात में स्थित है। इसके निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जो मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार निकालेंगे धन आवेश के कारण बिंदु P पर, और एक बार निकालेंगे ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले देखिए निकाल रहे हैं हम, बिंदु B पर स्थित कौन है, धन आवेश। तो बिंदु B पर स्थित धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ लिखते हैं
बिंदु बी पर स्थित धन q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E1 है, क्या मान रहे हैं E1 है। अब बताइए इसके कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में क्या होता है दूरी का स्क्वायर। तो दूरी का है करड़ी में r² प्लस l² और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो देखिए E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में जब करनी का स्क्वायर करते हैं तो करनी का होती है आ जाती है तो बचेगा r² प्लस l²। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए यह धन आवेश के कारण निकाले हैं तो इसकी जो दिशा होगी वह धन आवेश से क्या होगी दूर होगी। इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वह धन आवेश से कहाँ होगी दूर होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जो धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की ओर होती है। धन आवेश से दूर जाएगी। यह दिशा किसकी है E1 की, दिशा किसकी है E1 की। अब निकालेंगे बिंदु A पर स्थित ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बिंदु A पर स्थित ऋण q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E2 है तो E2 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में दूरी का स्क्वायर। तो जो दूरी यह है वही दूरी यह भी होगी तो आएगा रूट के अंदर r² प्लस l² का होल स्क्वायर। आज जब करणी का स्क्वायर करते हैं तो करणी का होती है हट जाती है। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में r² प्लस l² समीकरण नंबर 2। अब यह देखिए यह ऋण आवेश के कारण है। तो ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वह ऋण आवेश की ओर ही होती है, ऋण आवेश के ओर ही होती है। जो इसके कारण जो दिशा होगी वह ऋण आवेश की ओर होगी। अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो इस पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए देखिए अगर यह दोनों वेक्टर E1 भी सदिश राशि है और E2 भी क्या है सदिश राशि है। अगर दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो परिणामी हम जोड़कर निकालते हैं, लेकिन अगर दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होते तो परिणामी जोड़कर निकाला जाता और एक दूसरे के विपरीत होते तो घटाकर निकाला जाता। लेकिन ये दोनों न तो एक ही दिशा में है और न ही विपरीत दिशा में है।
तो हम क्या करेंगे, इसका वेक्टर वियोजन करेंगे, इसका वेक्टर वियोजन करेंगे। और बताए थे अभी इस वेक्टर का, ये अभी क्या है, सदिश राशि है, तो इसका वियोजन जब करेंगे तो इसका टेल यहाँ पर है, तो इसके टेल से दो परस्पर लंबवत अक्ष खींच लेंगे और इसके हेड से क्या करेंगे, इन पर लंब डाल देंगे। E1 भी एक सदिश राशि है, तो इसका वियोजन करते समय इसकी दिशा देखिए तो ऊर्ध्व दिशा में है और न ही क्षैतिज दिशा में है। तो इसका वियोजन करके हम क्षैतिज घटक निकालेंगे और ऊर्ध्व घटक निकालेंगे। तो देखिए अगर इसको थीटा मान लें तो थीटा के सामने की भुजा यह लंब हो जाएगी और यह 90 अंश के सामने भुजा कर्ण हो जाएगा। और कर्ण का मान क्या है, E1 का है, E1। हमें इसका मान निकालना है, तो यह आधार है और आधार का मान निकालते समय हम लगाते हैं कास थीटा। क्या लगाते हैं, कास थीटा बराबर आधार बटा के E1 का मान कर्ण होगा, कर्ण का मान क्या है, E1 है। और जब गुणा करेंगे तो आधार का मान क्या आएगा, E1 कास थीटा। तो देखिए इसकी जो दिशा, इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, E1 कास थीटा। इसका जो मान आएगा वह क्या आएगा, E1 कास थीटा, E1 कास थीटा। अब इसका मान निकालेंगे जब, तो साइन लगाएंगे, तो इसका मान आएगा E1 साइन थीटा। और इसी प्रकार लगा दीजिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। कर्ण का मान है E1 और जब लंब का मान निकालेंगे तो आएगा E1 साइन थीटा। अब देखिए जो E1 का दो घटक हम निकाल चुके, एक E1 साइन थीटा और एक E1 कास थीटा। ऊर्ध्व घटक निकल गया, क्षैतिज घटक निकल गया। अब हमें निकालना है E2 का, इसका मान निकालने और इसका मान जो होगा इसके क्या होगा, बराबर होगा। अब इसका वेक्टर वियोजन कर लीजिए। इसका जब वेक्टर वियोजन करेंगे तो इसके टेल से दो परस्पर लंबवत अक्ष खींच लेंगे और इसके हेड से इन प्रकार ढेल देंगे, लंब डाल देंगे। मान लंब डाल दिए। अब देखिए जब यह थीटा है तो यह अभी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यह अभी क्या हो जाएगा, थीटा। और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, यह क्या है, लंब। और जब यह लंब डालें तो यह क्या हो जाएगा, कर्ण, और यह क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार का मान निकालेंगे तो फिर वही करेंगे, कास थीटा बराबर होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। और कर्ण का मान इस बार है E2, क्या है, E2। जब मान निकालेंगे आधार का तो क्या आएगा, E2 कास थीटा। तो जो इसका मान आ गया, क्या आ गया, E2 कास थीटा, E2 कास थीटा। अब इसका मान निकालेंगे तो आएगा E2 साइन थीटा। देखिए चित्र बनाने में बहुत आसानी होती है, अगर एक बार मन समझ लीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव जो AB है यह वाह्य निर्वात में स्थित है। इसके निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जो इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर है। तो थ्योरी लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले इस थ्योरी को लिख लेंगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB। सबसे पहले चित्र को बनाएंगे, इसके बाद थ्योरी लिखेंगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB वायु या निर्वात में स्थित है। माना वैद्युत द्विध्रुव AB वायु या निर्वात में स्थित है। इसके निरक्षीय
स्थिति में एक बिंदु P है जो इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर है। माना वैद्युत द्विध्रुव AB वायु या निर्वात में स्थित है। इसके निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। सबसे पहले चित्र को बनाकर इसको लिख लेंगे। तब यहाँ शुरू करेंगे कि बिंदु B पर स्थित धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह धन आवेश से दूर होगी। और इसके बाद निकालेंगे बिंदु A पर स्थित ऋण q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वह ऋण आवेश की ओर ही होती है। अब इन दोनों वेक्टरों का हम वियोजन किए हैं, तो जब इसका वेक्टर वियोजन किए हैं तो इसका ऊर्ध्व घटक हमें मिला है E1 sin थीटा और क्षैतिज घटक मिला है E1 cos थीटा। और जब इसका हम वेक्टर वियोजन किए हैं तो इसका ऊर्ध्व घटक मिला है E2 sin थीटा और क्षैतिज घटक मिला है E2 cos थीटा। अब देखिए E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में बराबर एक ही बिंदु पर है। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर हैं और एक ही बिंदु पर कार्य भी कर रहे हैं और दिशा में कैसे हैं? विपरीत हैं। इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में बराबर एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं और परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो सबसे पहले चित्र बनाकर इसको लिखेंगे यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ शुरू करेंगे, फिर यहाँ से अब देखिए शुरू करें कहाँ से, तब इसके बाद लिखेंगे देखिए E1 sin थीटा व E2 sin थीटा की दिशा देखिए यह ऊर्ध्वाधर ऊपर है और E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर कहाँ है? नीचे। तो थीटा दोनों के लिए समान है और E1 व E2 भी देखिए क्या है? बराबर है। तो दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है और एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। इसलिए यहाँ परिणामी का होगा इन दोनों के कारण शून्य होगा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर है, परंतु एक दूसरे के विपरीत हैं। परंतु एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये एक दूसरे क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। लेकिन देखिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, लेकिन E1 cos थीटा व
E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए इनके कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यदि E हो तो क्या होगा, E बराबर, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में है तो परिणामी कैसे निकालेंगे, जोड़कर। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो परिणामी निकालते हैं जोड़कर, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए, अब दोनों का मान रख दीजिए। अब दोनों का मान क्या है, सेम टू सेम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कास थीटा प्लस, इसका मान वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो देखिए, जब दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब गुणे आप कर दीजिए 2। काहे कि यह देखिए सेम टू सेम, मान लीजिए x धन x है तो कितना होगा, 2x होगा ना। तो यह सेम टू क्या है, सेम है, आज जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यू बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कास थीटा। अब कास थीटा का हमें मान चाहिए, क्योंकि देखिए जब इसको और इसको जोड़ेंगे और नहीं जोड़ पाएंगे तो दोनों कॉमन लीजिए, यहाँ भी होगा कास थीटा। जब कॉमन लेंगे तो देखिए यह भी कॉमन मिल जाएगा, यह भी कॉमन मिल जाएगा और यह भी कॉमन मिल जाएगा, तो केवल बचेगा एक एक क्या हो जाएगा, 2। अब कास थीटा का मान निकालेंगे, तो कास थीटा का मान निकालने के लिए हम इस त्रिभुज का प्रयोग कर सकते हैं। इसको मान लीजिए यहाँ पर है यन पी बी में, यन पी बी में, तो कास थीटा का मान निकालने के लिए हम त्रिभुज यन पी का प्रयोग कर सकते हैं। तो त्रिभुज यन पी बी में देखिए, त्रिभुज जो है यन पी बी में हमें निकालना है कास थीटा का मान, और होता है कास थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। आधार का मान देखिए यल है और कर्ण का मान है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कास थीटा का मान कितना आ जाएगा, यल बटा में आधार का मान कितना है यल, और कर्ण का मान है रूट की अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दीजिए। देखिए जो ई रखे ना, ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब कास थीटा का मान कितना आया है, कास थीटा का जो मान आया है यल बटा में रूट की अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। जब कोई वस्तु अगर देखिए कोई वस्तु मान लीजिए अगर करड़ी में है तो इसका मतलब कि 2 पर 1/2 घात है। यदि करड़ी में x है इसका मतलब x पर 1/2 घात है। तो जब यह पूरे करड़ी में है तो इसको हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू क्यू बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कुछ घात नहीं तो 1 घात है, अब गुणे L बटा में, इस पर लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर 1/2 घात। करणी का मतलब होता है घात 1/2। अब देखिए नीचे आधार बराबर है, बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का। तो जब आधार बराबर हो और चिन्ह बीच में क्या करना है, गुणा। हमें इन दोनों में क्या करना है, गुणा। तो गुणा करते समय जब आधार बराबर हो तो घातों को जोड़ देते हैं। तो जब घात को जोड़ेंगे हम लोग
तो देखिए क्या आएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर आ जाएगा 2 एकम 2 1 3/2, क्योंकि हमें जोड़ना है 1 + 1/2 और जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और प्लस 1/2 का आएगा 3/2 अब गुणे यल, तो ई बराबर हो जाएगा, आ देखिए आर की जो तुलना में यल का है बहुत छोटा है, यल क्या है बहुत छोटा है, और जब उसका वर्ग करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। कल बताए थे कि यल वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी है। अब वैद्युत द्विध्रुव हम लिए थे NaCl, तो देखिए इनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। अब उसका आधा किए हैं और आधा करके वर्ग कर दिए हैं तो और भी कम हो जाएगा। आर की तुलना में लगभग 0 के बराबर है, लगभग 0 के बराबर है, इसलिए इसे छोड़ सकते हैं हम लोग। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको लिख सकते हैं क्यू गुणे 2l अब बटा में आर स्क्वायर पर घात 3/2 आ 2 से 2 कट जाएगा। इसके स्थान पर लिख सकते हैं P, इसके स्थान पर लिख सकते हैं P। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिखाते हैं P से। तो P बराबर होता है Q गुणे 2l। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ का हो जाएगा P, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया है, कितना बचेगा R पर 3 घात। यह 3/2 था, यह 2 है, तो जब घात पर घात दिया रहता है तो परस्पर गुणा करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 घात। यही है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे इसको और फिर लिखेंगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB वायु या निर्वात में स्थित है, इसके निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और वैद्युत द्विध्रुव से बिंदु P की दूरी R है। कितनी दूरी है R है। तो अब देखिए जब इतना लिख लेंगे तब शुरू करेंगे यहाँ से बिंदु B पर स्थित, बिंदु P पर स्थित धन q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु जो धन आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होगी। इसके बाद निकालेंगे बिंदु A पर स्थित ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जब इसके कारण निकालेंगे तो इसकी दिशा इधर ही होगी, दोनों का जब वेक्टर वियोजन करेंगे तो इसका ऊर्ध घटक मिला है E1 sin थीटा जो ऊपर दिशा में है, और इसका क्षैतिज घटक मिला है E1 cos थीटा। उसी प्रकार जब इसका वियोजन किए हैं तो इसका ऊर्ध घटक मिला है जो नीचे की तरफ है E2 sin थीटा, और इसका क्षैतिज घटक मिला है E2 cos थीटा। देखिए ये दोनों एक ही बिंदु पर हैं, परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है, इसलिए दोनों क्या कर देंगे निरस्त कर देंगे। लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की दिशा एक ही है, इसलिए परिणामी कैसे निकालने हैं जोड़कर। तो किसी बिंदु आवेश के कारण नहीं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो सूत्र होता है यही होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में RQ। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के भौतिक विज्ञान इसी तरह अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।